नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में डूटा के चुनाव 27 सितंबर को होने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डूटा के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ए के भागी, जो कि फिर से NDTF के उम्मीदवार हैं। स्वागत है डॉक्टर भागी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, 24 साल के बाद जो है वो 2021 में NDTF की जीत हुई थी डूटा में, और फिर से आपको NDTF ने उम्मीदवार बनाया है। अपनी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मेरे को पूरा अपने शिक्षकों पे भरोसा है। जो काम हम लोगों ने किए हैं, जो रुके हुए काम थे, वो सालों से हमारे लटके हुए थे। और जब से NDTF का जीत शुरू हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसके बाद से लेकर के और 2021 से 23 का ये ऐसा समय रहा है कि वो जितने पुराने काम थे, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हों, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हों, रेगुलराइजेशन से रिलेटेड हों, वो सब इसी कार्यकाल में पूरे हुए हैं। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि शिक्षक उसको सराहेगा और 27 तारीख को वोट करेगा NDTF पैनल के लिए। एक सर, जो है वो सबसे बड़ा जो डूटा के वर्तमान नेतृत्व का आरोप लग रहा है कि डूटा जो है वो सरकार की एफर्मेशन एजेंसी बन के रह गई है। विपक्ष का ये आरोप है, तो कितना सही मानते हैं सर आप इसको? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम शिक्षक आंदोलन के पार्ट हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब 3rd अमेंडमेंट आया, हम डूटा के अंदर नहीं थे, फिर भी हमने बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया और 4th अमेंडमेंट लाने में उस समय शिक्षकों की पूरी मदद भी की और पूरे वर्कलोड को बचाया। ऐसा ही आपके ध्यान में आ जाएगा 2019 का आंदोलन। 2019 के आंदोलन के अंदर भी हम लोग सबसे आगे बढ़ करके वो जो हमारा लेटर आया था एडहॉक शिक्षकों की नियुक्ति को ध्वस्त करने वाला, उसको वापस करवाया। उसके बाद में आप लगाइए कि हमने इस बार करीब 20 एक्शन प्रोग्राम किए हैं, और 20 एक्शन प्रोग्राम इन 21-22 महीनों के अंदर कोई कम एक्शन प्रोग्राम नहीं होते, जिसमें कि हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन प्रोग्राम करके अपनी बातों को शिक्षकों के हक में मनवाया है। और साथ ही साथ में हमने UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे भी एक्शन प्रोग्राम किए हैं, दिल्ली सरकार पे भी एक्शन प्रोग्राम किए हैं। तो ये तो वो वाली बात है कि आप लोग रहे, आप अपने को क्लेम कर रहे हैं जो लोग कि हम तो विपक्ष में रहे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमने जो है बहुत एक्शन प्रोग्राम के, रिजल्ट क्या रहा? काम तो शिक्षकों के नहीं हुए, ना तो प्रमोशन का ही कुछ काम करा पाए, ना ही लोगों को स्थायी करा पाए। तो फिर ऐसे भी मूवमेंट का क्या फ़ायदा है? देखिए, हमारी जो पॉलिसी है वो दो तरफा है। एक तरफ दबाव भी बनाओ, डिमॉन्स्ट्रेशन भी करो, एक्शन प्रोग्राम भी करो, लेकिन साथ साथ में डायलॉग करके चीज़ों को रिजॉल्व भी करो। केवल प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन किया लेकिन हुआ कुछ नहीं, ऐसी दोहरी नीति हम नहीं चलाते जी। इसमें सर, जो आपने तमाम जो है वो कॉलेजेस में परमानेंट अपॉइंटमेंट की जो है वो मुहिम शुरू की, और लगभग अभी आज की डेट में जहाँ तक आंकड़े हैं कि 2900 से ज़्यादा परमानेंट अपॉइंटमेंट जो है वो हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो ये परमानेंट टीचर्स हुए हैं, ये डूटा के वर्तमान नेतृत्व पर ही भरोसा जताएंगे? बिल्कुल दिखाना चाहिए। देखिए, इतना समय से रुका हुआ काम हुआ है। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी करीब 2800 नियुक्तियां होनी बाकी हैं। तो कितना बड़ा बैकलॉग था। जैसे ये बताया कि जब ये आया था अपना OBC एक्सपेंशन, उसके बाद में जितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट ने सैंक्शन की, उसकी तो आधी दी थी उस समय, और आधी पे भी केवल एडहॉक अपॉइंटमेंट ही अलाउ किया था। तो ये तो एक तरह से मतलब पूरे के पूरे शिक्षकों के साथ धोखा था उन्होंने जो किया, और उसको न्याय में बदलने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब इतनी पुरानी उलझनें थी जिसके कारण से कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, उसमें से भी ज़्यादातर लोग दोबारा प्लेस हो रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत वैकेंसीज खाली हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे डिस्प्लेस साथी हैं वो दोबारा सिस्टम में आ जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक कार्य था, जिसको हमने बहुत संजीदगी से और बहुत प्रेशर से करवाया गवर्नमेंट को। कोई गवर्नमेंट हो ये नहीं चाहती। अब दिल्ली सरकार का भी आप हाल देख लीजिए ना, क्या वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर परमानेंट नियुक्तियाँ? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो दबाव से ही हो रहा है ये सब काम। तो ये बहुत आवश्यक काम था और ये पूरा हुआ है। और साथियों को मेरा निवेदन है आपके माध्यम से मुनमुन जी, कि जो रुके हुए काम NDTF ने अपने पूरे NDTF लेड डूटा ने पूरे अपने जोर से करके करवाए हैं, तो बाकी भी हमारे जो आने वाले वर्तमान में चीज़ें हैं वो उसी रणनीति से, उसी दबाव और उसी कार्यशैली से पूरे होने की संभावना बनती है। लेकिन सर, जो परमानेंट अपॉइंटमेंट की राह में जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी काफ़ी हुई। विपक्ष का कहना है कि लगभग 75% से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैंने अपनी डूटा एग्जीक्यूटिव में पूरे आंकड़े रखे हैं, वहाँ कोई डिस्प्यूट इस पर करता नहीं है। बाहर वो लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन हाँ, ये बात सही है
कि भाई आज 700 से कुछ ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुए, 720 के करीब आंकड़ा है वो जहाँ डिस्प्लेसमेंट हुए, लेकिन उसमें से 450 वापस भी हैं, तो उनको हम डिस्प्लेस कैसे माने? अब तो वो प्लेस हैं, परमानेंटली प्लेस हैं। बाकी बचे हुए हमारे जो साथी 270-75 बचते हैं, उनको भी हम प्लेस कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर होकर लगे हुए हैं। अब पुराना समय का ये बैकलॉग है, अब उसके लिए एनडीटीएफ को दोषी तो नहीं ठहराया जा सकता, उलझने बहुत हैं, उसमें कुछ लॉन्ग सर्विंग एडहॉक भी हमारे नहीं लग पाए हैं, ये हम इसमें एग्री करते हैं, और उनके साथ इनजस्टिस हुई है, उसके लिए भी हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा दबाव बनाए हुए हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, ताकि उन सब की भी नियुक्तियाँ परमानेंट हो, और वो तभी संभव होगा जब ये प्रोसेस बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ेगा। अब जो लोग बाकी जिनकी विचारधारा ये रही है कि यहाँ एडॉकिज्म फैलाएं और कोई ना कोई रोड़ा अटका करके इस प्रोसेस को रोकें, तो आप मान के चलिए कि इन डिस्प्लेस साथियों का फिर कोई फ्यूचर नहीं। फ्यूचर ही तभी है जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, और हमारा ये एजेंडा है कि ये 2800 नियुक्तियों को जो बची हुई हैं इनको भी पूरे तक कराना, और अपने सारे डिस्प्लेस साथियों को प्लेस कराना, जो एडहॉक काम कर रहे हैं उनको भी प्लेस करवाना, यही हमारा एजेंडा है। सर, परमानेंट अपॉइंटमेंट्स की गाड़ी तो आगे बढ़ी, लेकिन जो इस बीच में परमानेंट हुए वो अब पास सर्विस काउंट की बात भी करते हैं, क्योंकि 17 साल 20 साल पढ़ाने के बाद अब जाके वो परमानेंट हुए हैं, तो उसको लेकर सर क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2013 में एक ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा, जो अभी दूसरे कैंडिडेट हैं उन्हीं के समय पे ये हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कि बिल्कुल पास सर्विस काउंट 0 हो गया। हम लोगों के प्रयास से 2018 की स्कीम के अंदर पहली स्टेज तक तो पास सर्विस काउंट स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि पास सर्विस काउंट नहीं है। अभी भी जो लोग कहीं और अप्लाई डायरेक्ट एसोसिएट के लिए करते हैं उनका पूरा पास सर्विस काउंट होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस पर दबाव डालेंगे, हमें सफलता मिलेगी, और उनके साथ इस वाले विषय पे भी न्याय होगा। और 3rd स्टेज तक हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम पास सर्विस काउंट होना चाहिए, मतलब एसोसिएट प्रोफेसर तक, तो उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता, लेकिन पहले परमानेंट कराना बहुत ज़रूरी था। अगर स्थायीकरण नहीं हुआ तो आप पास सर्विस काउंट कौन सी प्रमोशन के लिए मांग पाएंगे? नहीं मांग पाएंगे। आज हमारी संख्या बढ़ी है, हमारा बल बढ़ा है, डूटा मूवमेंट से स्ट्रांग होगा, तो हम अपनी ओपीएस की चाहे डिमांड हो, चाहे पास सर्विस काउंट की हो, ईडब्ल्यूएस की सीटें सैंक्शन करवाना हो, उन तमाम विषयों पे आगे बढ़ सकते हैं। और 12 कॉलेजों के मुद्दे के ऊपर भी हम इसके ऊपर अपनी शक्ति के साथ में कोई ना कोई निर्णायक लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। जैसे आपने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, ये आपके एजेंडे में भी है और विपक्ष के एजेंडे में भी हम देखते हैं, तो क्या पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल करना संभव है सर? बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव है। देखिए, फिर वही बात है कि जब ये 2003 से 5 में कौन रूटाध्यक्ष थे? वही थे ना जो दूसरे कैंडिडेट हैं। ये गए तो उसके बाद तो कुछ उन्होंने इस पर काम किया नहीं, फिर 10 साल उनकी सरकार भी रही, 10 साल सरकार के टाइम पे भी उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। उस टाइम पे फिर वो 4 साल दोबारा भी रहे डूटा के अध्यक्ष, लेकिन वो इस इशू को तो क्लिंच नहीं कर पाए। तो उनका पास रिकॉर्ड तो यही कहता है कि वो इस विषय के ऊपर कभी गंभीर नहीं रहे, और वो कोई इस पर कोई सफलता भी अर्जित नहीं, बल्कि हमारी प्रमोशन उनके समय बंद हो गई, हमारी जो है अपॉइंटमेंटें बंद हो गई, तो सारा तो उनके समय हमारे हाथ से छीना गया है। अब तो वापस पटरी पे चीज़ें लौटने का समय आया है जी। तो बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें भी सफलता अर्जित कर लेंगे। सर, एनईपी 2020 लागू होने के बाद सैक और वैक के कोर्सेज जो है वो कॉलेज में आए, और अभी भी उनके टीचर्स की बड़ी कमी है। जैसा कि स्टूडेंट्स बताते हैं, क्लासेस शाम के 5-5, 6-6 बजे तक जो है वो चल रही हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है सर कि कुछ वर्कलोड की एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है? नहीं, वर्कलोड की 2 तरह से होती है। देखिए, एक तो वर्कलोड है जो स्टूडेंट का वर्कलोड है। स्टूडेंट का वर्कलोड तो अपने आप में बढ़ाएगा ही। जब 176 क्रेडिट तक हम 4 साल में जाएंगे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके लिए नई लैब्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और नए विषयों के शिक्षकों के भी सैंक्शन के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। वो काम एक अलग स्तर का काम है। दूसरा है कि इंडिविजुअल टीचर का वर्कलोड, डिपार्टमेंट का वर्कलोड। अब उसके अंदर जो है वो तो फिक्स है कि भाई हमने 14-16 क्लासेस लेना है, लेकिन हाँ, उसके लिए जो किसी विभाग के अंदर ऐसी समस्या आ रही है, क्योंकि ट्यूटोरियल के साइज़ जो हैं वो बड़े किए हैं, क्लास साइज़ कहीं कहीं पे बड़े किए हैं, तो वो समस्या जो है वो भी हमारे एजेंडे पे है। और कोर पेपर के अंदर 6 क्रेडिट का करवाना और बाकी चीज़ें, ये भी हमारे एजेंडे पे है। तो इस समस्या को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रायोरिटी जो थी पहले, जब तक परमानेंट नियुक्तियाँ नहीं हो जाती हैं, लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता है, तो एक डूटा की मूवमेंट स्ट्रांग बनती ही नहीं है।
तो अब हमारी संख्या बढ़ रही है, तो ये सब इस विषय भी आसानी से रिजॉल्व करवा पाएगी डूटा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अब और सशक्त हुई है डूटा। सर, जो दिल्ली सरकार से जो वित्त पोषित कॉलेज है, अभी आप बात कर भी रहे थे, उनके टीचर्स की लगातार, यहाँ तक कि उनके नॉन टीचिंग स्टाफ की भी सैलरी को लेकर एक बहुत बड़ा क्रंच है, और जो है लगता है कि 3-3 महीने तक उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। तो क्या वो सर वो ऐसे ही जूझते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल, इसका भी रिजॉल्व हो रहा है। देखिए, कोर्ट के केसेस भी चल रहे हैं और हम अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की मंशा हर चीज़ को सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में ले जाने की और प्राइवेटाइज करने की है। ऐसा हमने NSIT के एग्जाम्पल से भी देखा। NSUT बनते ही वहाँ हाई फी हो गई, ऐसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का DTU बना, वहाँ हाई फी हो गई। कॉलेज ऑफ आर्ट को भी हथियाना चाहते थे, फार्मेसी कॉलेज में भी हाई फी हो गई। हम इस मॉडल का विरोध करते हैं और हमने ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है, या तो ये पूरी सरकार जो है पूरा फंडिंग करे और इन कॉलेजों के अंदर जितनी समस्याएं हैं हमारे रिक्रूटमेंट से लेकर के, और सब सैलरी वगैरह समय पे आए, वरना हम लोग बहुत तेज़ी से इस बात को डिमांड करेंगे। एक तो इनकी कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी डीपोलिटिसाइज हो जाए, इनके नॉमिनीज वहाँ नहीं, सरकार के ऐसे नुमाइंदे डायरेक्ट आने चाहिए, ना ही UGC में आते हैं, ना यहाँ से आने चाहिए। दूसरा, साथ में हम अगर ये बात नहीं क्लिंच हम यहाँ कर पा रहे हैं, तो हम अपनी बहुत तेज़ी से इस डिमांड को भी उठा रहे हैं कि ये सारे के सारे कॉलेज जो हैं वो UGC के अंतर्गत आ जाएं और सबके पास भी एक जैसी फंडिंग का पैटर्न आए। सर, जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात हो रही है और प्रोफेसर इन प्रैक्टिस, इसको लेकर NDTF का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोग कोई भी ऐसी ऑटोनॉमी जिससे हमारे फाइनेंसेस पे असर पड़ता है, जिससे फीस स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता है, एकेडमिक ऑटोनॉमी के अगेंस्ट तो कोई जा नहीं सकता ना। लेकिन हाँ, जहाँ तक सवाल है फंड्स का, जहाँ तक सवाल है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, उसके हम खिलाफ हैं। इसीलिए हमने BOG का भी विरोध किया है, चाहे वो दिल्ली सरकार के पोषित कॉलेजों के अंदर हो जहाँ पर वो अपने नॉमिनीज भेज रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार ऐसा कोई अटेम्प्ट करे, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं और उसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ में हम इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी नीति जिससे कि सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में, अभी भी हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं है और ना ही इस देश तैयार है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय या बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ये कम से कम सरकार के द्वारा पोषित होने चाहिए, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। और अभी बहुत सारे लोगों को इसकी आवश्यकता है ताकि पूरा देश से यहाँ टैलेंट आए, चाहे वो शिक्षकों में हो, चाहे वो स्टूडेंट्स में हो, और उनको निखारने का पूरा मौका दिल्ली विश्वविद्यालय को देना ही चाहिए सरकार द्वारा फंडिंग करके। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग निकल के DTU बन गया, कॉलेज ऑफ फार्मेसी निकल के जिप्सार बना, और लेकिन कॉलेज ऑफ आर्ट को बचाने का श्रेय सारा DU आपको दे रहा है। आखिर सर वहाँ पे समस्या क्या थी? वहाँ समस्या ये थी, मुनमुन जी, आपके ध्यान में आ जाएगा, आपने ये विषय हमारे ध्यान में लाया था, फिर वहाँ के शिक्षक भी मिले, वहाँ पर भी यही सेल्फ फाइनेंसिंग का मंशा का सवाल था। शुरू में हम लोगों को थोड़ा सा पता नहीं चला पाया कि क्या है ये मॉडल, लेकिन फिर ये समझ में आया कि वो कॉलेज ऑफ आर्ट को जब डिपार्टमेंट बना रहे हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो कल को तो वो मतलब कई दिल्ली सरकार के 12 पोषित कॉलेजों को भी डिपार्टमेंट, जैसे कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, इतना बढ़िया बेहतरीन कॉलेज है, अब उसको अगर वो ले जाएं और मान लीजिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर उसको डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ बना दें या डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट बना दें, तो फिर तो वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत गया और वहाँ हाई फी स्ट्रक्चर लग गया और वहाँ पर जो है उनके पॉलिटिकल कंट्रोल में आया। तो इसका विरोध हमने इसलिए स्टार्ट किया और हमको पूरी उम्मीद है कि ये जो EGPS के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज को डिपार्टमेंट बनाने की उनकी जो जिस फिराक में हैं, या और इस तरह के एजुकेशन कॉलेज को और तमाम कॉलेजों को वो अपने साथ ले जाने के लिए और उनको जो है केवल और केवल दिल्ली के लिए ही केंद्रित करना चाहते हैं और हाई फी स्ट्रक्चर में सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल में लेना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। और कॉलेज ऑफ आर्ट के मॉडल को, जो हमने जिस तरह से उनका मॉडल था कि इसको हम ले जा करके प्राइवेटाइज करें, उसको हमने रोका है। आगे हम बाकी भी कॉलेजों के लिए पूरी तरह से सफल होंगे, ये उनकी नीति हम पास होने नहीं देंगे। कोई एक सर जो है वो ऐसा आप काम बताएं जो अभी 2 साल में आप नहीं कर पाए और अगर फिर से आप जीत कर आते हैं तो वो आपके एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। देखिए, अभी जो है एक तो हम मतलब अपॉइंटमेंट अब बाकी जितनी हो उसमें ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो, ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है जिसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास जो बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है वो अब OPS और पास सर्विस काउंट कराना है, ये हमारे टॉप प्रायोरिटी पे रहने वाले हैं। साथ ही साथ में रिसर्च फंडिंग, यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसके लिए भी पूरी तरह से कार्य करेंगे। एक सवाल सर जो है वो छात्र हित से जुड़ा हुआ है, हालांकि चुनाव शिक्षक नेता का है कि जब से सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू हुआ है एडमिशन का, एक सीट वैकेंट रहने की समस्या आ गई है। लास्ट ईयर भी आपने सर बोला था, उसके बाद स्पेशल स्पॉट राउंड आया।
क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सीयूटी के आने के बाद सीयूटी और सीएसएस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? बिल्कुल उसमें समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और ख़ास तौर पे ऐसे कॉलेजों को जो थोड़ा सा रिमोट लोकेशंस पे हैं, वहाँ पर जो है स्टूडेंट को मतलब जाने में असुविधा है, बाहर से आने वाले ख़ास तौर पे छात्र छात्राओं को। तो हमने ये दिया भी है इनको प्रपोज़ल कि देखिए आप सीयूईटी के माध्यम से करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पर फिर अगर सीटें नहीं भरती हैं तो आप सीबीएसई के या बाकी बोर्ड के रिज़ल्ट पर डायरेक्ट एडमिशन लोकल्स का अलाउ करें, तभी वो सीटें भरेंगी भी, और इसको पूरे प्रोसेस को रिव्यू करने की भी अब आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, और आपको आगामी चुनाव के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी।